आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मैं सड़क हूँ के प्रश्न और अभ्यास पूरा करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न और अभ्यास को पूरा करेंगे। प्रश्न 1 है, सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी सड़क बनाने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, सड़क तो दो प्रकार से बनाई जाती है, एक सीमेंटेड और एक डामर वाली। तो सीमेंटेड वाली जो सड़क होती है उसके निर्माण के लिए सीमेंट की, रेती की और गिट्टी या बजरी की आवश्यकता होती है, और जो डामर वाली सड़कें होती हैं उसके लिए डामर की और गिट्टी और रेती की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2 है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है। तो बच्चों, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से दुर्घटना होती है एवं लोगों की मौत तक हो जाती है, जान माल का नुकसान होता है। प्रश्न 3 है, सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं। इसका उत्तर है, सड़क पर स्पीड ब्रेकर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इससे वाहनों की स्पीड में कमी हो सके, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाए। प्रश्न 4 है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। सड़क पर बने गड्ढों को भर देना चाहिए और सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने चाहिए। चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क पर कूड़ा, करकट, केले का छिलका आदि नहीं फेंकना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 5 है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाया जाना चाहिए, क्यों। तो बच्चों, इसका उत्तर है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाया जाना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को इससे शीतलता मिल सके और साथ ही आराम भी मिल सके। प्रश्न 6 है, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के विकास होने से जनजीवन आसान हो गया है। इसकी पुष्टि हेतु तर्क दीजिए। तो बच्चों, हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ, हम सहमत हैं। गांव-गांव में सड़कों के विकास से एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में आसानी हो गई है, यानी आवागमन आसान हो गया है एवं समय की बचत भी होती है, व्यापार व्यवसाय सुलभ हो गया है। प्रश्न 7 है, पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है। तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे पगडंडी। पगडंडी सकरी होती है, इसमें यात्री पैदल चलते हैं और सड़कें लंबी और चौड़ी होती है, इसमें वाहन चलाए जाते हैं और वाहनों द्वारा यात्रा की जाती है। प्रश्न 8 है, कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी यानी पैबंद की तरह। लेखक ने गड्ढों को भरने की क्रिया को फटे हुए कपड़े में पैबंद लगाने के समान बताया है। इसी प्रकार तुम इनकी तुलना में क्या लिखोगे। क है, सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर के लिए। इसके लिए हम लिखेंगे, सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर जैसे कि साफ सुथरे कपड़ों पर लगे दाग धब्बे या फिर साफ सुंदर चेहरे पर फोड़े फुंसियों के कारण उसकी सुंदरता खराब हो गई हो। ख लिखा हुआ है, सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्षों की पंक्तियों के लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे बच्चों, सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्षों की पंक्तियां जैसे उसकी रक्षा के लिए पहरेदार तैनात हों। प्रश्न 9 है, मान लो सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती। लिखो। क, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से। तो बच्चों, सड़क कहती कि कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। ख है, केले के छिलके पर पांव पड़ने से अपने ऊपर गिरने वाले बालक को सांत्वना देते हुए। तो बच्चों, यहाँ पर सड़क कहती कि बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। सड़क पर छिलका फेंकने वालों के कारण दूसरों को भुगतना पड़ता है, न जाने लोगों को कब अकल आएगी। ग है, धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से। तो बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम, धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से सड़क कहती कि तुम मेरे यात्रियों को छाया और शीतलता प्रदान करती हो। मैं तुम्हारा आभार मानती हूँ और तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ।
प्रश्न 10 है, सड़क ने स्वयं को यानी खुद को अजगर के समान बताया है, तुम इन्हें किनके समान बताओगे? क है, एक बहुत ही विकराल, काले कलूटे, बड़े बड़े बाल और बड़े दांतों वाले आदमी को राक्षस बतलाएंगे। ख है, एक बहुत ही बड़े तालाब के समान, इसे झील बतलाएंगे। ग है, हरे भरे वृक्षों कुटियों के बीच बनी पाठशाला को, इसे गुरुकुल बताएंगे। प्रश्न 11 है, इनमें से अनुपयुक्त यानी अनुचित, इसका मतलब होता है गलत, को अलग निकालो। तो यहाँ से बच्चों हमको जो अनुपयुक्त यानी जो गलत वाक्य हैं, अनुचित वाक्य हैं, उनको अलग करना है। आ दिया हुआ सड़क जोड़ती है गांव से गांव को, ये उपयुक्त है। गांव से शहर को, ये भी उपयुक्त है। शहर से शहर को, ये भी उपयुक्त है। शहर से आकाश को, सड़क जोड़ती है शहर से आकाश को, नहीं, ये अनुपयुक्त वाक्य है, इसे हम अलग कर देंगे। ब है, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, ये उपयुक्त है। वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, ये भी उपयुक्त है। कचरा फेंक देना चाहिए, ये अनुपयुक्त वाक्य है यानी ये गलत वाक्य है, इसे हम अलग कर देंगे। सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अब आगे है बच्चों भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1 है, नीचे लिखे गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करो। बच्चों यहाँ पर हमको गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर हमको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अब विराम चिन्ह होते क्या हैं, इसे समझने के लिए पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको मैं बताऊंगी कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग, बगीचे, हाट, बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। तो बच्चों आपको कुछ समझ में आया? आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ ही नहीं है। मैंने तो बिना ब्रेक लिए, बिना स्टॉपेज लिए डायरेक्ट सीधे सीधे पढ़ दिया, तो आपको कुछ समझ में आया ही नहीं होगा। अब मैं आपको विराम चिन्ह बताती हूँ कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। बच्चों विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना, यानी विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना या रुकना। बच्चों जैसे कि हम कोई भी काम को करते हैं ना, तो बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम को यदि लगातार करेंगे तो हम थक जाएंगे, हमें दूसरा कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। और यदि हम कोई भी काम को थोड़ा रुक रुक के करेंगे तो हम उस काम को पूरा कर सकेंगे, हमको थकान महसूस नहीं होगी। हमको दूसरा कोई भी काम यदि दिया जाएगा तो हम काम के नाम से घबराएंगे नहीं, हम काम को करेंगे ज़रूर। इसीलिए हम जब भी कोई काम को करते हैं तो रुक रुक के करते हैं, फिर उस काम को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। उस लेखन में रुकने के स्थान पर जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाव या विचार में जो स्पष्टता रहती है उसे समझने में माथापच्ची लगेगी हमको। यदि वाक्य का सुंदर गठन और भावों की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होगा तो कोई भी भाव या विचार हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बच्चों मैं ये सोचती हूँ कि आप विराम चिन्हों को आसानी से समझ गए होंगे। इसलिए बच्चों वाक्य का सुंदर गठन और भावों की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब देखो ये दिया गया जो गद्यांश है, मैं इसे विराम चिन्ह का प्रयोग करके पढ़ती हूँ। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। तो बच्चों अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने अल्प विराम और योजक चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। तो चलो अब इस गद्यांश में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करें और इसे लिखें। स्कूल, बच्चों स्कूल के बाद हम यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। कॉलेज के बाद में भी अल्प विराम लगेगा। फिर अस्पताल के बाद में भी हम अल्प विराम लगाएंगे। फिर महल के बाद में भी हम अल्प विराम लगाएंगे।
झोपड़ी, इसके बाद भी हम अल्प विराम लगाएंगे। बच्चों, बाग और बगीचे के बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे और फिर बगीचे के बाद फिर लगेगा अल्प विराम। फिर हाट बाजार लिखा है तो हाट और बाजार के बीच में भी योजक चिन्ह लगेगा। अब उसके बाद बच्चों कहाँ कहाँ लिखा है तो कहाँ कहाँ के बीच में भी हम योजक चिन्ह लगाएंगे। फिर लिखा है मेरी पहुँच है, तो मेरी पहुँच है के बाजू में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। फिर लिखा है कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ, तो बच्चों यहाँ पर पहले ही पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों अब आगे है समझो। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। आप ध्यान से सुनिएगा। साफ सुथरी पोशाक। साफ सुथरी पोशाक में साफ सुथरी विशेषण और पोशाक विशेष से है। साफ सुथरी एक पोशाक का गुण बताता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। यानी पोशाक का गुण क्या है कि वो साफ सुथरी है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताऊंगी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध, दशा, समय, स्थान, भाव आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मधु एक होशियार लड़की है। तो मधु कैसी लड़की है? होशियार है, ये उसका गुण है। राधिका होनहार लड़की है। राधिका का गुण क्या है? होनहार। मेघ ईमानदार लड़का है। मेघ का गुण क्या है? ईमानदार। नूर आज्ञाकारी है। नूर कैसी है? आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी क्या है? उसका गुण है। मेघा समझदार है। मेघा का गुण क्या है? कि वो समझदार है। अब विशेष की परिभाषा भी आप सुनिए। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेष से कहलाते हैं। जैसे मेरे पास हरा पेन है। हरा विशेषण हुआ और पेन विशेष से हुआ। अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक जुलूसों में अनेक शब्द जुलूसों की विशेषता बतला रहा है। जुलूसों की विशेषता क्या है? कि वो अनेक हैं। और अनेक क्या है? संख्या है, जुलूसों की संख्या है। तो अनेक शब्द जुलूसों की विशेषता बतला रहा है, यह संख्यावाचक विशेषण है। अब आगे है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2। गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो दो उदाहरण वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखो। तो चलो लिखें। पहले हम लिखेंगे मीठा आम। मीठा जो है बच्चों वो विशेषण हुआ और आम जो है वो विशेष से हुआ। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, दशहरी आम मीठा होता है। दूसरा हम लिखेंगे सुगंधित फूल। तो जो सुगंधित है वो विशेषण हुआ और विशेष से हुआ फूल। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मोगरा सुगंधित फूल है। तीसरा हम लिखेंगे होनहार बालिका। होनहार विशेषण हुआ, बालिका विशेष से हुआ। तो वाक्य में प्रयोग करके हम लिखेंगे, राधिका होनहार बालिका है। चौथा हम लिखेंगे रंगीन पेंसिल। रंगीन जो है वो विशेषण हुआ और पेंसिल जो है वो विशेष से हुआ। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरे पास रंगीन पेंसिल है। अब हम लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। 52 अक्षर। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। मेरे स्कूल की इमारत 2 मंजिला है। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। डाल पर 4 चिड़िया बैठी है। घड़ी में 3 कांटे होते हैं। साइकिल में 2 चक्के होते हैं। कार में 4 चक्के होते हैं। इस तरह से बच्चों आप और भी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण लिख सकते हैं।
अब आगे दिया है बच्चों, घुमाव शब्द में दार शब्दांश लगाने से घुमावदार और गुनगुना शब्द में आहट शब्दांश लगाने से गुनगुनाहट शब्द बनता है। शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 3 है, दार और आहट प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलो लिखते हैं। कर्ज धनदार, कर्जदार, हम मातृभूमि के सदैव कर्जदार रहेंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं धार धनदार, धारदार, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे चाकू धारदार है। और हम तीसरा हम लिखेंगे दमदार, इसका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि पहलवान दमदार होते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं वजन धनदार, वजनदार, ईंट वजनदार होती है। ये भी लिख सकते हैं फल धनदार, इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे आम का वृक्ष फलदार होता है। अब आगे हम आहट प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं, जैसे कड़वा धन आहट, कड़वाहट, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे करेले में नमक डालने से उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। दूसरा हम लिखेंगे जगमग धन आहट, जगमगाहट, दीपावली में चारों तरफ जगमगाहट रहती है। तो बच्चों इसी तरह आप भी शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे लिखे समूहों में से कोई एक शब्द उस समूह का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे शब्द को समूह से अलग कर लिखो। तो चलो लिखें। क दिया हुआ है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु, तट, द्रुम। तो बच्चों पेड़ का पर्यायवाची तट नहीं है, इसीलिए तट को हम अलग कर देंगे। ख दिया हुआ है वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची पट, कपड़ा, कर, चीर। तो बच्चों वस्त्र का पर्यायवाची कर नहीं है, इसीलिए कर को हम अलग कर देंगे। ग है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची जलधि, सिंधु, सागर, जलद। तो बच्चों समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं है, इसीलिए इसे हम अलग कर देंगे। अब आगे है क की 12 खड़ी इस प्रकार लिखी जाती है, क का, की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कम, कहा। तो प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को 12 खड़ी के क्रम से लिखो। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें 12 खड़ी के क्रम के अनुसार जमाना है। जैसे कि पहले इसका 12 खड़ी, ख का 12 खड़ी कैसा होगा, ख, खा, खी, खु, खू, खे, खे, को, खो, खम, खा। तो पहले हम इसमें से छाटेंगे कि जो ख है बिना मात्रा वाला उसको हम अलग करेंगे। तो दिया हुआ है खरगोश, खरगोश को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आ की मात्रा वाला खाद, फिर लिखेंगे खिड़की, खा में छोटी की मात्रा वाला खिड़की, फिर खा में बड़ी की मात्रा खीर, खीर, फिर खा में छोटू की मात्रा खुशी, खुशी, खा में बड़ों की मात्रा खूब, खूब, खा में ए की मात्रा खेल, खेल, खा में ए की मात्रा खैर, खैर, खा में ओ की मात्रा खोलना, खोलना। अब आगे लिखेंगे खा में ओ की मात्रा खोलना, खोलना। फिर इसके बाद लिखेंगे हम खा में आम की मात्रा खंदक, खंदक। अब आगे प्रश्न क्रमांक 6 है, नीचे लिखे शब्दों में से उचित वर्ण भरकर शब्दों को पूरा करो। तो चलो यहाँ पर उचित वर्ण लिखें और शब्द को पूरा करें। यहाँ पर लिखा हुआ है क, उसके आगे का वर्ण नहीं है, और ल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क के बाजू में म लिख देंगे, तो ये बन जाएगा कमल। आगे लिखा है कार, तो हम इधर लिख देंगे ण, तो ये बन जाएगा कारण। आगे लिखा है किस, तो हम लिख देंगे का, तो ये बन जाएगा किसका। आगे लिखा हुआ है कुशल, तो हम इधर लिख देंगे ता, तो ये बन जाएगा कुशलता। फिर आगे पहला वर्ण नहीं है और लिखा है देश, तो हम इधर लिख देंगे प्र, तो ये बन जाएगा प्रदेश। आगे लिखा हुआ है पहला वर्ण नहीं है, फिर लिखा है मन, तो हम इधर लिख देंगे र, तो ये बन जाएगा रमन। अब आगे है बच्चों, गड्ढा शब्द का उच्चारण करो। उच्चारण में ऐसा ध्वनित होता है मानो ढ में ढ मिला हो, लेकिन यह भ्रांति है। याद रखो बच्चों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ,
श, ह का द्वित्व नहीं होता, अर्थात कहीं भी ख, छच, ठट आदि नहीं लिखे जाते। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और समझो। बच्चों, इसे आप पढ़िए और इसे समझिए, और हाँ, इसे अपनी नोटबुक पर नोट जरूर करिएगा कि गलत शब्द कैसे हैं और सही शब्द कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है अच्छा, तो इसका सही शब्द लिखा है अच्छा। तो देखो, छ के पहले आधा च लिखा हुआ है, आधा च, अच्छा अच्छा। अब इधर लिखा है गड्ढा, और इसका सही कैसा लिखा है गड्ढा, गड्ढा। फिर आगे लिखा हुआ है पथथर, पथथर। तो इसका सही क्या लिखा हुआ है प आधा त, थर, पत्थर। अब आगे लिखा हुआ है सु आधा ख, फिर ख, सुख। इसका सही क्या लिखा है देखो, सु क ख, सुख। फिर आगे है यु ध ध, युधध। फिर इसका सही क्या लिखा है युद्ध। ऐसे शब्दों में मिलने वाले अक्षर लिखे हुए अक्षर का ठीक पहला अक्षर आधा लिखा जाता है। अच्छा में छ के पहले आने वाला च अक्षर आधा च लिखा गया है। तो बच्चों, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करिएगा। अब आगे है प्रश्न 7। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द विदेशी हैं। इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची हिंदी शब्द प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर जो बच्चों रेखांकित है ना शब्द, ये कौन से शब्द हैं विदेशी है, इनकी जगह पर हमको क्या लिखना है पर्यायवाची हिंदी शब्द लिखना है। तो चलो, मुझे खुशी होती है, तो खुशी का हम लिख देंगे प्रसन्नता। मुझे प्रसन्नता होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर, इसे लिखेंगे हम अपने नज़दीक यह चमक देखकर। ख है कहने का मतलब यह है, तो मतलब की जगह हम लिख देंगे तात्पर्य। तो ये हो जाएगा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। मंजिल के स्थान पर हम लिख देंगे लक्ष्य। तो ये हो जाएगा मैं ही सबको लक्ष्य तक पहुंचाती हूँ। अब आगे है गतिविधि। बच्चों, यहाँ पर हमको जो बिंदु दिए गए हैं, इससे हमको चर्चा करनी है इस विषय पर। अब आगे है गतिविधि। बच्चों, यहाँ पर दिए गए बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है, यानी बातचीत करनी है। पहला बिंदु क है यातायात के नियम। तो चलो यातायात के नियम पर हम चर्चा करें। यातायात के जो नियम बने हैं, ये सभी इंसानों के लिए है। ये इंसान के जीवन की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। केवल वाहन चालक को ही नहीं, हम सभी को यातायात के नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, और हम सभी को यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सड़कों पर चलते समय हमें हमेशा यातायात के नियमों को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करना चाहिए। सड़क पर हमें हमेशा बाईं हाथ की ओर चलना चाहिए। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे चौराहे पर बने बत्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार ही हमको चलना चाहिए। लाल बत्ती जलने पर वो हमें संकेत देती है कि आप रुक जाइए, आगे खतरा है। तो जब लाल बत्ती जले तो हमें रुक जाना चाहिए, और जब हरी बत्ती जलती है तो वो संकेत देती है कि आप चलना प्रारंभ कर दीजिए। वो हमें आज्ञा देती है कि आप चलिए। यदि हरी बत्ती जलती दिखाई दे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि वो हमें अनुमति दे रही है चलने के लिए। यदि हम सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हम दुर्घटना से बच सकेंगे, और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से हम गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। आगे है ख, यातायात संकेत। अब हम चर्चा करेंगे यातायात संकेतों की। हम सभी सड़क पर चलते हैं, उपयोग करते हैं सड़क का। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात संकेतों का पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमेशा यातायात संकेतों को ध्यान में रख के उनका पालन करते हुए चलना चाहिए। चौराहे चौराहे पर बने गए यातायात बत्तियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। 3 रंगों वाले यातायात संकेत शहर के चौराहों पर हमेशा दिखाई देते हैं। लाल लाइट का संकेत, देखो आपने 3 लाइट देखी होगी चौराहे पर, लाल लाइट, पीली लाइट और हरी लाइट। तो जो लाल लाइट है,
लाल लाइट का संकेत यातायात के 3 रंगों वाले संकेतों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाल रंग वाला लाइट का संकेत होता है। ये कहता है कि आगे खतरा है, रुक जाओ। ये रुकने का संकेत देता है। अब दूसरा जो है पीला रंग, जो पीली लाइट होती है, पीली लाइट का सिग्नल यदि आपको दिखाई दे तो आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है। ये संकेत देती है कि आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है। जिस प्रकार लाल लाइट रुकने का संकेत देती है, उसी प्रकार से पीली लाइट चलने के लिए तैयार होने का संकेत देती है। अब तीसरी है हरी लाइट। जिस प्रकार से पीली लाइट आपको आगे चलने के लिए तैयार होने का संकेत देती है, उसी प्रकार हरी लाइट आपको आगे चलने के लिए अनुमति प्रदान करती है कि आप चलना प्रारंभ कर दीजिए। बच्चों, यातायात की इन सभी 3 रंगों वाली लाइट के प्रयोग का पालन निरंतर करना चाहिए। यह आपकी सुरक्षा के लिए बनी हुई है, हम सभी की सुरक्षा के लिए है। इसीलिए यातायात संकेतों का पालन करना चाहिए, इनकी पूरी जानकारी होना चाहिए। अब आगे है ग, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ है सबकी संपत्ति, जहां हर आदमी आ सके। यह किसी का अपना नहीं होता, यह सबका होता है। हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है, जैसे कि स्कूल, पंचायत घर, सड़क, रेल, मंदिर। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी की होती है। हमें हमेशा इसकी देखभाल करनी चाहिए। अब आगे है सड़क और हमारा दायित्व, यानी सड़क और हमारा कर्तव्य। सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, इसीलिए इसकी सुरक्षा और रख रखाव के प्रति हम सब का समान उत्तरदायित्व होता है कि हम सब इसकी सुरक्षा करें, इसका ख्याल रखें, इसका रख रखाव करें। अच्छी सड़कें प्रगति का प्रतीक हैं। तो बच्चों, सड़क हम सब की सार्वजनिक संपत्ति है और ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम इसकी सुरक्षा और रख रखाव करें। अब आगे है प्रश्न 2। 3 विद्यार्थी, मैं नदी हूँ, मैं पुल हूँ, मैं रेल की पटरी हूँ, पर आत्मकथा कहें। बच्चों, यहाँ पर आत्मकथा कहना है और आत्मकथा किस तरीके से कहना है, मैं आपको मैं नदी हूँ की आत्मकथा बता रही हूँ। उसी तरीके से आप भी मैं पुल हूँ और मैं रेल की पटरी हूँ पर आत्मकथा लिखेंगे। मैं नदी हूँ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, मैं गंगा नदी हूँ। लोग मुझे अत्यंत पावन मानते हैं। मेरा बचपन पर्वत के घने जंगलों तथा हरी भरी घाटियों में बीता है। मैं वहीं पली बढ़ी। मुझे एक ही जगह रहना पसंद नहीं। नई नई जगह देखने का मेरा ये शौक़ मुझे मेरे पिता की गोद से दूर मैदानों में ले आया। उस समय मेरा जल शीशे के जैसा साफ था, यानी जब मैं अपने पिता की गोद में थी तब मेरा जल दर्पण के जैसे साफ था। पर्वत से नीचे उतरने से मेरा विस्तार बढ़ा, पर मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने, खेतों की सिंचाई करने और विभिन्न कामों में उपयोग में लाते थे। समय के साथ साथ उन्नति हुई, परिवर्तन हुए। मेरे तटों पर घाट बनाए गए, उद्योग धंधे विकसित हुए। लोगों का कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। पर जब वर्षा अधिक होती है तो मेरा जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारों पर बसे गांव, नगर, खेत और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, पर प्रकृति के आगे मैं मजबूर हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है। मैदानों को उपजाऊ बनाते हुए हजारों लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा के अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ। तो बच्चों, इसी तरह आपको भी मैं पुल हूँ और मैं रेल की पटरी हूँ पर आत्मकथा लिखना है। तो अब चलो आगे है रचना। इस पाठ में सड़क स्वयं अपनी कथा कहती है। इसी प्रकार मैं पेड़ हूँ विषय पर 15 वाक्य लिखो।
तो बच्चों चलो, आप तो इसे आसानी से लिख सकते हो। 15 वाक्य आपको लिखना है। आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मैं पेड़ हूँ, मेरा जन्म मिट्टी में हुआ, वर्षों पहले मुझे किसी ने बोया था। जब मुझे पानी मिलता है और बारिश होती है तो मैं तेजी से बढ़ने लगता हूँ। मुझे बारिश और सूरज की किरणें बहुत पसंद है। मुझे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, जानवरों से भी, इंसानों से भी। छोटे पौधे से अब मैं एक बड़ा पेड़ बन गया हूँ। समय के साथ वातावरण में ढल गया हूँ। मैं धरती को शीतलता प्रदान करता हूँ। मैं प्रदूषण कम करता हूँ। मैं वातावरण स्वच्छ बनाता हूँ। मेरी छाँव में राहगीर आकर आराम करते हैं। मैं मनुष्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ, लकड़ियाँ, कागज, मसाले, सब्जियाँ, औषधियाँ, ऑक्सीजन और भी बहुत सी चीज़ें मैं मनुष्यों को देता हूँ। मेरे बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। मेरे इतने फायदे होने के कारण भी आज मनुष्य मेरी जान के पीछे पड़ा है। मैं अपने लिए नहीं, मैं मनुष्य के स्वयं के लिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेरे लिए नहीं, स्वयं आपके अपने लिए मेरे इतने फायदे होने के बाद भी आज मनुष्य मेरी जान के पीछे पड़ा है। अपने फायदे के लिए मनुष्य मुझे काट रहा है। मुझे मेरे लिए नहीं, अपने और अपने प्रियजनों के जीवन के लिए मुझे बचाओ। तो बच्चों, आप इस तरह पेड़ की आत्मकथा लिख सकते हैं कि मैं पेड़ हूँ। अब बच्चों, अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में। हाँ, आपको अपनी नोटबुक में इस पाठ में दिए गए प्रश्न और अभ्यास और भाषा तत्व एवं व्याकरण के सारे कार्य कंप्लीट कर लेने हैं और आप हमें भेजेंगे भी।